अब हम हेड ऑन कोलिजन का सबसे जनरल केस सॉल्व करेंगे, जिसमें ई के लिए हम लोग वेरिएबल ही मान लेंगे कि ई की वैल्यू इज स्मॉल ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इज स्मॉल ई। उसमें हम कोई इलास्टिक, इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक की वैल्यू नहीं रखेंगे ई की। ठीक है, सबसे जनरल केस सॉल्व करेंगे। तो हेड ऑन कोलिजन में अपन सिचुएशन बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन है तो सारी वेलोसिटीज चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग रहेंगी। तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन u1, इसकी कम है u2, इसका मास m1, इसका मास m2, मास m1 m2, दिस इज v1 एंड दिस इज v2। ये वेलोसिटीज अलग अलग लिख ली अपन ने और यहाँ पर मार्क कर देते हैं, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो हमारा पर्पस क्या है क्वेश्चन में? तो ये जो जनरल अपन एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, तो कोलिजन से पहले की सिचुएशन क्वेश्चन में यूजुअली दी होती है कि ऐसा है, और हमें फाइंड करना होता है कि आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कोलाइड करे थे उनकी वेलोसिटी कितनी है। तो पर्पस है अपना, वी हैव टू फाइंड v1 एंड v2 फाइनल वेलोसिटीज इन दोनों की। तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, वी रिक्वायर टू इक्वेशंस, और उन दोनों में से एक इक्वेशन तो होगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, और दूसरी होगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसलिए लगा सकते हैं कि जब कोलिजन हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल फोर्स लगाया, जो कि इंपल्सिव भी है, पर दोनों ने लगा दिया एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इनके सिस्टम के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है, सारे सर्फेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, ठीक है, और इसलिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये दो इक्वेशंस हम यूज करेंगे, जिसमें से पहली इक्वेशन हो गई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसमें लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, ठीक है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये आएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। यहाँ से इसको लिख सकते हैं अपन, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और v1 को इधर ऐड कर दिया, तो v2 की वैल्यू v1 के टर्म्स में आ गई। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें लिखा p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। p इनिशियल में m1 u1 m2 u2, फिर m1 v1 फाइनल मोमेंटम में m1 v1 और m2 v2। v2 की ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो m1 v1 प्लस m2, ये वैल्यू v2 की जगह रख दी, तो m2 से मल्टीप्लाई करना है इसको पूरा, m2 v1 प्लस m2 इंटू ई u1 माइनस u2। इस टर्म को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया और इन दोनों में से v1 कॉमन आ रहा है, तो v1 की वैल्यू फाइनली जो आने वाली है वो है m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस ऑफ m2 इंटू ई u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपने पास v1 की वैल्यू आ गई, और इसी तरीके से अपन v2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कुछ नहीं, ये v1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। v1 की वैल्यू पुट कर दी, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस ऑफ m2 इंटू ई u1 माइनस u2 अपॉन में m1 प्लस m2 और प्लस ये वाला टर्म e इंटू u1 माइनस u2। अब देखो, जब अपन इसको एलसीएम लेंगे तो ये m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई होगा, जिसमें एक टर्म आएगा m1 इंटू ये और दूसरा आएगा m2 इंटू ये। m2 इंटू ये टर्म जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और m1 वाला बच जाएगा।
तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, V2 इज इक्वल टू M1U1 M2U2 और फिर प्लस M1 इंटू E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये फाइनल इक्वेशन आएंगी V1 और V2 की। ठीक है, सबसे जनरल केस सॉल्व किया है, उसमें E को अगर अपन ने वेरिएबल लिया तो फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स कम्स आउट टू बी दिस। इनको याद नहीं रखना है, ठीक है, इनको याद नहीं रखना है, कोशिश भी नहीं करनी है। ये एक्सप्रेशन में जरा सी भी माइनस प्लस मिस्टेक करिए आपने रिमेंबर करने में तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस मेथड कि दो वेरिएबल्स हैं, यू विल नीड टू इक्वेशंस एंड वो दो इक्वेशंस कहाँ से आएंगी, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन से आएगी और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएगी। ठीक है, दिस इज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, उसी डायरेक्शन से मतलब है अपने को। ये बात ध्यान रखनी है, सॉल्व आपको क्वेश्चन में ही करना होगा। ओके, तो ये फाइनल फॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये तो रिजल्ट नहीं याद रखना है, पर ये रिजल्ट से हम कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनको ध्यान रखें तो क्वेश्चंस जो है हमारे थोड़ा सा फास्ट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो वो स्पेशल केसेस क्या है। इसमें पहला है कि यदि m1 इज इक्वल टू m2 एंड e इज इक्वल टू 1, ये है पहला स्पेशल केस कि दोनों बॉडीज जो टकरा रही है उनका मास इक्वल है और इलास्टिक कोलिजन है। तो क्या होगा, देखें, m1 इक्वल टू m2 करना है अपने को, तो ये तो m यहाँ पर m और यहाँ पर 2m है। क्लियर है, ये तो m पूरा कॉमन आके इस नीचे वाले m से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा और क्या बचा, u1 प्लस u2 आएगा, यहाँ पर e की वैल्यू तो 1 हो गई, माइनस ऑफ u1 प्लस u2 आएगा, तो u1 माइनस u1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अगर नहीं समझ में आए, कुछ मिस हो जाए तो लिख के कर लेना, कुछ नहीं, m1 इक्वल टू m2 पुट करना है। क्लियर है, तो m1 इक्वल टू m2 दोनों की वैल्यू को आप एक कॉमन वैल्यू रख लेना कि भाई इन दोनों को स्मॉल m मान लिया, तो यहाँ m लिख लिया, यहाँ m लिख लिया, यहाँ m लिख लिया, यहाँ पर m, यहाँ पर m, तो कॉमन आके m कैंसिल हो रहा है, नीचे 2 बच रहा है। यहाँ पर u1 प्लस u2 ये तो 1 हो गया इसकी वजह से, और यहाँ पर माइनस u1 हुआ तो u1 से माइनस u1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस u2 और u2 ऐड होके 2u2 और नीचे भी 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या आएगा, v1 विल कम आउट टू बी u2। ठीक है, मतलब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी है। वैसे इसमें करेंगे तो वही कैंसिल होंगे मास, तो यहाँ पर e की वैल्यू 1 होगी, u1 नहीं होगा अब की बार कैंसिल, अब की बार लेकिन u2 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u1। इसका मतलब क्या हुआ, velocities are interchanged, तो उनकी आपस में वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी फाइनल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी फाइनल हो जाएगी, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो इन्होंने इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्पेशल केस है, तो ये अगर अपन ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम अपने को ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि ये दो इक्वेशन सॉल्व करके निकाला फाइनल रिजल्ट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये लगता कब है, जब दोनों के मास इक्वल हो और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो, मतलब कि इलास्टिक कोलिजन हो। दूसरा केस है m2 इज वेरी लार्ज कंपेयर टू m1, ये कि कोई भी दोनों में m1 कैन बी वेरी लार्ज कंपेयर टू m2 ऑल्सो, कि दो में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है। इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे ठीक है थियोरेटिकली तो मान लो इसका किसी एक का मास बहुत ज़्यादा है, या फिर प्रैक्टिकली सोचे तो ऐसे वाले केसेस जिसमें मान लो किसी बॉल को आपने किसी वॉल से टकरा दिया, दीवार से, अब दीवार का मास तो भाई हम लोग ये मान के चलेंगे बॉल से बहुत ज़्यादा है ना, और वो दीवार मूव नहीं होगी इस एक छोटी सी बॉल के हिट कर देने से, करेक्ट।
तो ऐसे केसेस में अपने को कुछ अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा कि व्हेन एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी से बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसमें अपन अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे और अगर m2 बहुत ज़्यादा है ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, m1 अपॉन m2 इंटू u1, इसमें m2 से डिवाइड किया तो बचा u2, इसमें m2 से डिवाइड किया तो माइनस ऑफ e u1 माइनस u2, और नीचे m1 अपॉन m2 प्लस 1, ठीक है। वैसे अगर इसमें अगर अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो एक्सप्रेशन बचेगा उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसमें अपन वही सेम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं m2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया अपने पास, m1 अपॉन m2 इंटू u1 प्लस u2, फिर m1 अपॉन m2 इंटू e इंटू u1 माइनस u2 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1। अब क्योंकि m2 इज वेरी लार्ज कंपेयर टू m1, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जहां पे भी m1 अपॉन m2 का रेशियो है ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो अब आप नोटिस करो v2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये जो कैलकुलेशन किया अप्रोक्सीमेशन करने का, तो v2 की वैल्यू में सिर्फ ये टर्म बचा है u2 और नीचे 1 बचा है। इस केस में v2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू u2। ऑब्वियसली हमने अप्रोक्सीमेशन किया है ना, कि जो भारी वाली बॉडी है ना जिसका मास बहुत ज्यादा था उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही है, विच मेक सेंस कि भाई बहुत भारी वेलोसिटी के ऊपर एक हल्की बॉडी को टकराओगे तो उस भारी वाली बॉडी के वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं आएगा, तो वही आ गया। और जो हल्की वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, तो वो आ जाएगा u2 माइनस लिखा हुआ है, इसको अपन चेंज कर लेते हैं, इसको इस तरह से रिमेंबर करने के बजाय u2 प्लस e इंटू u2 माइनस u1 ऐसे लिख लेते हैं। u2 यहाँ प्लस कर लिया और यहाँ u2 माइनस u1 कर लिया, तो 2 पहले आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हो कि दूसरे वाले की वेलोसिटी जो हल्की वाली बॉडी उसकी कितनी होगी, ये आप याद ना भी रखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होगा देखो, ये जो सेकंड केस है ना, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं अपन कि m2 इज वेरी लार्ज कंपेयर टू, मतलब इट इज इन्फिनिटली लार्ज कंपेयर टू अनदर मास जो है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में सेकंड वाला जो स्पेशल केस है, ये इक्वेशन नहीं लगानी है अपने को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाना है, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन कर दिया तो ये इक्वेशन गलत आंसर दे देगी। पी इनिशियल विल नॉट कम आउट टू बी इक्वल टू पी फाइनल। आप खुद ही सोचो, दो ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें से एक की वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुई, भारी वाले की तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, और दूसरे की चेंज कर दी, तो फिर मोमेंटम सेम कैसे आएगा? तो ये नहीं लगाना है क्योंकि हम लोग उसमें अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। आपको अगर ये आंसर चाहिए है ना, कि ये तो चलो बहुत ही सिंपल था कि भारी वाली बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, हल्की वाली बॉडी की वेलोसिटी चाहिए, तो ये जो इक्वेशन लिखी है वो इससे आ जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ नहीं, इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, u1 माइनस u2 आया, और मुझे v1 चाहिए था ना, तो v2 को दूसरी तरफ ले गए, तो अपने पास ये सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये v1 का जो है, ये जो v2 लिखा है ना, ये v2 की तो चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि v2 हमें पता है कि इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू u2, तो इसको रिप्लेस कर देंगे u2 से और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो ये सेम एक्सप्रेशन आएगा। इसलिए ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से ही आना है। क्लियर है? पर ये दो स्पेशल केसेस मन में ध्यान रखने हैं अपने को, जिससे कि कहीं ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करें पूरा ये दो इक्वेशंस करके सॉल्व करने में, और लास्ट में अप्रोक्सीमेशन लगाएं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है।